प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की ऑप्टिक्स और इसमें हम लेंस के डिफेक्ट्स स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर नंबर 8, 9, 10, 11 में हमने लेंसेज के क्रोमेटिक एब्रिएशन और मोनोक्रोमेटिक एब्रिएशंस के बारे में पढ़ा कि वो होते क्या हैं और उन्हें हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। आज भी हम एक और जो मेन डिफेक्ट है लेंस का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोमा और इसे ही हम क्रोमेटिक एब्रिएशन बोलते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि ये कोमा या क्रोमेटिक एब्रिएशन क्या होता है और किस वजह से होता है, इसका रीजन क्या है, और फिर हम देखेंगे हाउ वी कैन एलिमिनेट दी क्रोमेटिक एब्रिएशंस, जिसमें हम अपलेंटिक लेंस और अपलेंटिक सरफेसेस की भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये कोमा होता क्या है। उसके लिए एक ये जो रे डायग्राम है वो आप समझ लीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये एक सिंगल लेंस है, ये लेंस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और मेरे साथ साथ डायग्राम बना लीजिए। इस डिफेक्ट के बारे में आज हम पूरी कंप्लीट स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए ये इसके डिफरेंट जोन्स हैं। जब लेंस बड़ा होता है तो ये आउटर जोन्स होता है, बाहर का इलाका, और जो बीच का पार्ट होता है उसे हम सेंट्रल जोन कहते हैं। ये डिफरेंट जोन्स हैं, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब यहाँ देखिए कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी दूर रख दें, जैसे सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी दूर है, तो देखिए इसकी जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है। और हम यहाँ स्क्रीन रख देते हैं, ये स्क्रीन है सपोज कीजिए, तो इसकी इमेज कैसे बनती है। देखिए जो लाइट रेज आउटर जोन से जाती है वो इस तरीके से जा रही है, यानी कि यहाँ पर आप देखते जाइएगा इसका, आप यहाँ से जा रही है, तो ये देखिए ये हो गई है। फिर देखिए और इस तरीके से आप इस इमेज को देखना कि कैसे ये इमेज अलग अलग जोन से जो लाइट रेज जा रही हैं ये इमेज बना रही हैं। तो जो इमेज बनती है, जो सेंट्रल पार्ट होता है और जो आउटर पार्ट होता है, उसकी जो मैग्नीफिकेशन है डिफरेंट जोन की वो सेम नहीं होती। उस वजह से जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो कुछ इस टाइप की हो रही है, लाइक दिस। यानी कि एक तरह से ये क्रोमेटिक शेप की इमेज बन जाती है, जबकि ऑब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर, ये पॉइंट फॉर्म में है। और इस लेंस के द्वारा यहाँ इमेज कैसी बननी चाहिए थी, अगर ये डिफेक्ट नहीं होता तो पॉइंट इमेज बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इमेज पॉइंट फॉर्म में ना बन करके ये क्रोमेटिक शेप में बनती है। इसी डिफेक्ट को हम कहते हैं कोमा या फिर क्रोमेटिक एब्रिएशन। इसे लिख लेते हैं, द इनएबिलिटी ऑफ ए सिंगल लेंस। मैं अब डेफिनेशन दे रहा हूं कोमा या क्रोमेटिक एब्रिएशन की। द इनएबिलिटी ऑफ ए लेंस, सिंगल लेंस, टू फॉर्म ए पॉइंट इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑफ का मतलब दूर, ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, इज कॉल्ड कोमा और क्रोमेटिक एब्रिएशन। प्यारे बच्चों,
This defect is called chromatic aberration because the image form is of chromatic shape. जैसे एक कॉमेट्स होते हैं, आपने यहाँ पूछल तारे टाइप होते हैं, ये बिल्कुल वैसी ये इसकी होगी और ये कॉमेटिक शेप ये इमेज ले रही है। इसी वजह से इस डिफेक्ट को हम कॉमेटिक एबरेशन कहते हैं। अब सवाल ये होता है कि भाई ऐसा होता क्यों है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो लेंस है ये बड़े साइज का लेंस है, तो इसका जो बाहरी इलाका है उसे आउटर जोन्स बोलते हैं, जो अंदर का हिस्सा है उसे हम सेंट्रल जोन बोलते हैं। और ये जो डिफरेंट जोन है उनका जो मैग्नीफिकेशन है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से एक हिस्सा उसका इमेज का ज़्यादा बड़ा बन जाता है और एक फिर कम होता चला जाता है जैसे जैसे हम आउटर जोन से जो पार्ट बनता है। यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि द कोमा, या यूँ कहिए कि क्रोमैटिक एबरेशन इज ड्यू टू द different magnification of different zones। डिफरेंट जोन्स का मतलब होता है इससे पार्ट ऑफ लेंस इन फॉर्मिंग इमेज। पहला कारण तो ये है। एक और भी इसमें कारण होता है। आप देखिए, इसी इमेज को बनने में कुछ रेज को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है और कुछ रेज को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। उसकी वजह से भी ये इमेज जो क्रोमैटिक शेप ले लेती है। आप ये भी यहाँ लिख सकते हैं, आल्सो द डिफरेंट रेज travels different distances to form image। और उसका भी ये कारण होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि क्रोमैटिक या कोमा ये जो एब्रिएशन होता है ये होता क्या है। अच्छा, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसे रिमूव नहीं किया जा सकता या मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू रिमूव दिस कोमा और क्रोमैटिक एब्रिएशंस। एलिमिनेशन ऑफ कोमा। There are a number of methods by which we can minimize or we can reduce this chromatic aberration। पहला मेथड है by using stops। देखिए प्यारे बच्चों, स्टॉप्स का मतलब होता है कि हम कुछ छोटे छोटे जो स्टॉपर्स हैं वो लगा देते हैं यहाँ पर, जो रेज जो आउटर रेज जो पार्ट है या आउटर जोन से उनको ये ब्लॉक कर लेता है। तो उसमें से जो रेज जा रही हैं ये उनको नहीं जाने देगा। तो फिर कौन सा हिस्सा रहेगा? सिर्फ लेंस का जो सेंट्रल जोन है, सेंट्रल जो पार्ट है वो रह जाता है और उसमें से लाइट रेज जाएंगी और एक पॉइंट फॉर्म में इमेज बना देती है, क्योंकि वो एक ही जगह फोकस हो जाती हैं। आउटर जोन को हमने स्टॉप कर लिया, वहाँ से रेज आ नहीं रही हैं, सिर्फ सेंट्रल जोन से रेज अलाउड हैं, जिसकी वजह से एक पॉइंट फॉर्म में या यूँ कहिए कि वो रेज सिंगल या सेम पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं। यानी कि बाय यूजिंग स्टॉप्स टू ब्लॉक the rays from outer zones so that only central zone allowed the rays to focus
at same point, एक ही पॉइंट पे, and form point image of point object which is placed far off the principal axis। ये तो एक तरीका हुआ प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं अपलेंटिक लेंस क्या होता है। यूज ऑफ अपलेंटिक लेंस प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि एक साइंटिस्ट हुए हैं, एबे साइन कंडीशन, उसको यूज करते हैं। वो क्या है देखिए, कंडीशन टू अवॉइड, ताकि ये कोमेटिक एब्रेशन हो ही ना, उन्होंने एक कंडीशन निकाली थी जो इस कंडीशन को जो अब हमें ड्राइव करने वाले हैं उसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसा लेंस सिस्टम को हम अपलेंटिक लेंस कहते हैं। तो क्या है वो कंडीशन, उसी को देख लेते हैं। एबे साइन कंडीशंस टू अवॉइड द कोमेटिक एब्रेशन कोमा इज, वो जो कंडीशन है वो ये है, देखिए μ1 h1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 h2 sin थीटा 2। ये है वो कंडीशन। अब देखिए ये जो μ1 है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का जो ऑब्जेक्ट साइड में है, और ये h1 जो है ये कितनी हाइट पर है, ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, ये वो है h1। और थीटा 1 जो है ये इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ द रेज फॉर्मिंग द इमेज इन द ऑब्जेक्ट साइड। और यही तमाम वैल्यूज इमेज साइड में है। जैसे इमेज μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन इमेज साइड, और h2 इज द हाइट ऑफ द इमेज, एंड थीटा 2 इज द स्लोप ऑफ द एंगल ऑफ स्लोप कह सकते हैं, या स्लोप एंगल्स कह सकते हैं। यानी कि जो μ1 h1 एंड थीटा 1 ये हमें पता होना चाहिए। μ1 क्या है, ये है आर दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और h1 क्या है, हाइट ऑफ, और थीटा 1 क्या है, स्लोप एंगल्स, एंगल्स इन ऑब्जेक्ट मीडियम। मतलब ये ऑब्जेक्ट की साइड में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्लोप एंगल्स, और ये दो चीजें हैं μ2 h2 और साइन ये थीटा 2, दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन द इमेज मीडियम। आप μ2 h2 एंड थीटा 2 ये है, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट साइड की चीजें बताई थी वही सारी की सारी चीजें, these are the corresponding values in image medium। ये है प्यारे बच्चों। अब देखिए हम लोग जानते हैं इस इक्वेशन को, हम पहले से जानते हैं कि भाई ये क्योंकि जो डिफरेंट जोन्स होते हैं उनका मैंने जैसे बताया कि ये कोमा या कोमेटिक एब्रेशन किस वजह से होता है, क्योंकि ये जो डिफरेंट जोन्स होते हैं लेंस के, इनकी मैग्निफिकेशन जो है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। अगर ये सेम हो तो फिर ये कोमेटिक एब्रेशन होगा ही नहीं। यानी कि फॉर नो कोमा, ये देखिए फॉर नो कोमा और कोमेटिक एब्रेशन जो मैग्निफिकेशन है दैट मस्ट बी, और हम वो जानते हैं वो क्या होती है, h2/h1, यानी कि साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। और ये कितनी होनी चाहिए, ये फिक्स होनी चाहिए, ये कांस्टेंट होनी चाहिए सभी जोन्स की। अब अगर ये है तो अब ये इक्वेशन 1 कैन बी रिटन हियर, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन, आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा
2 इज इक्वल टू μ2H2 डिवाइडेड बाई μ1H1, क्योंकि H2 डिवाइडेड बाई H1 तो कांस्टेंट है और μ2 और μ1 क्या है, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम्स के ऑब्जेक्ट साइड में और इमेज साइड में, तो ये भी कांस्टेंट है। इसका सीधा मतलब होगा कि अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ यूज करें तो हम एक बात कह पाएंगे हियर दैट sin θ1 डिवाइडेड बाई sin θ2 इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैंने कांस्टेंट क्यों किया, क्योंकि H2 बाई H1 तो कांस्टेंट है, तो फिर μ1 μ2 ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम अपलैंटिक कंडीशन कहते हैं, या यूं कहिए कि जो लेंस सिस्टम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उस लेंस को हम अपलैंटिक लेंस कहते हैं। यानी कि, और एक और बात, जो भी लेंस सिस्टम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी टोटली फ्री फ्रॉम द कोमा और कोमेटिक एब्रिएशन, वो होगा ही नहीं उसमें कोमेटिक एब्रिएशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। यानी कि आप यही लिखेंगे कि द लेंस इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन टू आर कॉल्ड आर फ्री फ्रॉम कोमा। यानी कि और कोमेटिक एब्रिएशन, उसमें कोमेटिक एब्रिएशन होगा ही नहीं, और ऐसे लेंस सिस्टम को हम कहते हैं अपलैंटिक लेंस। सच लेंसेज आर कॉल्ड अपलैंटिक लेंस और सच लेंस सिस्टम्स आर कॉल्ड अपलैंटिक लेंस। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि बाय यूजिंग स्टॉप्स और बाय यूजिंग द अपलैंटिक लेंस वी कैन रिमूव और वी कैन मिनिमाइज द कोमा और कोमेटिक एब्रिएशन। एक और बात आती है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है अपलैंटिक सरफेसेस के बारे में कि अपलैंटिक सरफेस क्या होते हैं, उसमें भी कोमेटिक एब्रिएशन नहीं होता। अपलैंटिक सरफेस, अब उसी की स्टडी करते हैं कि यूज ऑफ अपलैंटिक सरफेस। प्यारे बच्चों, इसमें देखिए क्या होता है, ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी कर्व सरफेस जो कि ऑप्टिकल मीडियम है, ऑप्टिकल सरफेस है, उस r बाई म्यू डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से रख दें, तो कहता है कि उसकी इमेज अगर म्यू r डिस्टेंस पर बने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इस तरह का कोई सरफेस होगा दैट विल बी फ्री फ्रॉम कोमेटिक और कोमा एब्रिएशंस, और इस तरह के सरफेस को हम अपलैंटिक सरफेस कहते हैं। चलिए उसी को देखते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको कि हम एक सरफेस ले रहे हैं। मेरे साथ साथ मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपना जो डायग्राम है वो बनाते रहें, अपने नोट्स बनाते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है खुद लिखने से, खुद डायग्राम बनाने से। फिर भी आपको ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के और अपने ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो डाउनलोड करके रखें। कुछ देखना हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग बना रहे हैं, मेरे साथ साथ आप डायग्राम बना रहे होंगे। मैं उसी की बात करता हूँ कि ये अपलैंटिक सरफेस क्या होता है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये सपोज कीजिए ये कर्व्ड सरफेस है और ये जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इसको ये पोल है। यहां मान लो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, यहां एयर है और जानते हैं एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। और ये क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो हम डिनोट करते हैं वो आर है। मेरे साथ साथ लिखते रहें। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लो कोई लाइट हम यहाँ ड्रा करना चाहेंगे, इंसिडेंट करना चाहते हैं, तो ये इस नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी हमें। दिस इज नॉर्मल।
आप देखिए इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा है, दिस इज द इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जब ये लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, तो ये नॉर्मल से अवे हो गई, दिस इज दैट, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर इधर तो ये दोनों क्योंकि गैप बढ़ता चला जा रहा है, इमेज नहीं बन रही है, तो ये पीछे कहीं इमेज बनती हुई आपको नजर आएगी। ये देखिए ये इमेज बन गई है, यहाँ पर ये एक वर्चुअल इमेज बन चुकी है इस ऑब्जेक्ट की। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को हम कितनी डिस्टेंस पर ले रहे हैं, r/μ डिस्टेंस पर। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि ये जो इमेज है ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितनी डिस्टेंस पर बननी चाहिए, इट्स मस्ट बी फॉर्म एट डिस्टेंस μr फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो अब हम प्रूव करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिएगा कि ये देखिए ये r है, तो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बेटे, ये तो r ही होगा इस ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे। और ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये एंगल ये कितना है, ये इस r में से i सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, r तो ये कंप्लीट एंगल है, उसमें से i हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ये देखिए इस एंगल को जो ऑब्जेक्ट के साथ बना रहा है इसको हम अल्फा ले रहे हैं, इसे हम बीटा ले रहे हैं और इसे हम गामा ले रहे हैं। इसे हमें प्रूव करना है। यानी कि अभी आपने देखा कि ये अटलांटिक सरफेस होता क्या है, उसको मैं पहले लिख देता हूं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन at distance r/μ from center of curvature, then its image form at distance μr from center of curvature of medium, जो मीडियम है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से μr डिस्टेंस में पर बनता है, then that surface is free from the comma. The surface will be free from comma और comatic abbreviation। अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया है। ये पहले मैं बता देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यानी कि हमने यहाँ लिया है ये जो CO है ये r/μ है। r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस, और ये ओ ऑब्जेक्ट है और I इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है। तो हम पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, sin I बाई sin R इज इक्वल टू, ये किसके होता है देखिए, लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो फिर ये हो जाएगा 1/μ, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू लिया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। चलिए यही चीज इस ट्राइंगल में आप देखिए, इन ट्राइंगल इसको हम M से लिख देते हैं, इन ट्राइंगल OMC, यहां हम बात कर लेते हैं। बताइए इन ट्राइंगल OMC हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट को तो हमने r/μ डिस्टेंस पर लिया है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से μr डिस्टेंस पर बन रही है कि नहीं बन रही। अगर ये बन रही है तो फिर इस सरफेस को हम अटलांटिक सरफेस कहेंगे।
यानी कि इन ट्राइंगल ओ एम सी। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी आप साइन फार्मूले से साइन आई बाई साइन अल्फा, साइन आई तो ये है और इधर ये अल्फा है, ये लगा दीजिए। साइन आई यानी एंगल आई के सामने कौन सी साइड है, सी ओ, हम भी यहाँ सी ओ ही लिख देते हैं। और ये देखिए अल्फा के सामने कौन सी साइड है, सी एम, सी एम। प्यारे बच्चों आप यहाँ पहले ही देख लीजिए, सी ओ क्या लिया हमने, ये लिया है हमने आर बाई म्यू, जबकि ये सी एम क्या है, सी एम आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज इक्वल टू दी आर, इट इज इक्वल टू दी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये आर हो गया है, आर से आर कैंसिल हो गया है और दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई म्यू, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए दोनों का ही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का जो राइट साइड है वो 1 बाई म्यू के बराबर है। इसका मतलब दोनों का लेफ्ट साइड भी बराबर होना चाहिए। यानी जो मैं बात यहाँ कहने चाह रहा हूँ वो ये कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, यानी कि दिस साइन आई बाई साइन आर इट इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन अल्फा। ये देखिए ये दोनों का राइट साइड बराबर है तो फिर लेफ्ट साइड भी बराबर है। आई से आई कैंसिल, साइन आर इज इक्वल टू दी साइन अल्फा, इट मीन्स दैट आर इज इक्वल टू अल्फा। ये हमने प्रूव कर दिया है कि भाई ये जो आर है ये इस अल्फा के बराबर है। अब देखिए अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल एम आई ओ, इस ट्राइंगल में हम लोग बात कर लेते हैं। यहां से आप देखिए साइन ओ एम आई, इसमें इस ट्राइंगल में जब हम देखते हैं तो ये जो अल्फा है ये एक्सटर्नल एंगल है, अल्फा इज द एक्सटर्नल एंगल, और क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है तो ये इसके इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर आते हैं, यानी कि बीटा, ये तो बीटा है और ये जो एंगल है प्लस आर माइनस आई, ये जो एक्सटर्नल एंगल हो गया ये इस और इस एंगल के सम के बराबर है। और अल्फा से आर कैंसिल हो गया और यहां से हमें पता चलता है कि बीटा इज, क्योंकि आई को हम इधर ले लें तो हमारे पास क्या होगा, बीटा माइनस आई इजकल टू 0, सो बीटा इजकल टू आई। ये बात भी हमने यहां प्रूव कर ली है। अब हम ये देखने के बाद ये एक ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, इन ट्राइंगल ये देखिए एम आई सी। नाउ इन ट्राइंगल एम सी आई, एम सी आई, इस ट्राइंगल में आप मुझे बताइए क्या कि साइन, ये देखिए ये कौन सी ले रहे हैं, एम सी आई, ये एंगल कितना है, आर है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन आर डिवाइडेड बाई साइन बीटा, ये किसके बराबर, साइन फार्मूला, यूजिंग साइन फार्मूला। बताइए भैया, साइन आर, आर के सामने ये आर है, इसके सामने कौन सी साइड है, सी आई, देखो ये पूरा आर है, इसके सामने कौन सी साइड है, सी आई, तो हमने लिख दिया सी आई। और बीटा, ये बीटा है, बीटा के सामने कौन सी साइड है इसकी, सी एम। और प्यारे बच्चों देखिए यहां से हम सी आई निकाल लेंगे, सी आई इज इक्वल टू साइन आर, साइन आर, और ये जो साइन बीटा है इस बीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू आई, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, और इनटू सी एम। इसको मैं राइट साइड में लेगा और बीटा की जगह पर मैंने आई रख दिया है। एक फार्मूला भी आया था कि साइन आई बाई साइन आर, वो क्या था, वो म्यू, और सी एम क्या है, सी एम, सी एम तो आप देख रहे हैं ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, यानी कि सी आई इज इक्वल टू, ये क्या है, क्योंकि हमने प्रूव किया था कि साइन आई बाई साइन आर दैट वाज इक्वल टू 1 बाई म्यू, तो फिर साइन आर बाई साइन आई क्या हो जाएगा, म्यू, म्यू इंटू आर, यही तो हमें प्रूव करना था। और हम देख रहे हैं कि ये सी आई, ये क्या है, इमेज की डिस्टेंस,
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को तो हम लेके चले थे r बाई म्यू, लेकिन इमेज की डिस्टेंस जहां बन रही है वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से म्यू r डिस्टेंस पर बन रही है। यानी कि इफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एट डिस्टेंस r बाई म्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, then the image will be formed at a distance mu r from the center of curvature. Such surface is called aplentic surface and it is free from comma or chromatic aberrations. यानी कि to remove or to eliminate the comma or chromatic aberrations we use the aplentic surface. और aplentic surface is that हम जैसे पहले ही बता चुके हैं, हैविंग ऑब्जेक्ट इज टेकन एट डिस्टेंस r बाई म्यू एंड इमेज इज फॉर्म एट डिस्टेंस म्यू r फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट सरफेस। तो प्यारे बच्चों, ये था आज हमारा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि व्हाट इज कोमा और क्रोमैटिक एब्रिएशंस एंड ड्यू टू व्हाट फैक्टर, ड्यू टू व्हाट रीजन दिस डिफेक्ट्स कम्स इन द लेंसेज एंड हाउ वी कैन इलिमिनेट दी कोमा और क्रोमैटिक एब्रिएशन। एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा। हमने देखा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर कोमा, व्हाट आर दी रीजन्स ऑफ द क्रोमैटिक एब्रिएशंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच द क्रोमैटिक एब्रिएशंस कैन बी एलिमिनेटेड। और उसमें हमने बहुत ही डिटेल में आपने पढ़ लिया है, वीडियो को बहुत ही स्लो करके। जब आप फ्री रहें और आपको इस आर्टिकल को तैयार करना हो तब आप इस वीडियो को देखें, जल्दबाजी में ना देखें, क्योंकि इससे आप कोई आर्टिकल तैयार नहीं हो पाएगा। और नोट्स साथ साथ बनाएं। मैंने पहले भी बताया है आपको, मैं कोशिश यही करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको यही हैंड रिटन फॉर्म में इनका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाए, जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। वो आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल या फिर लैपटॉप पर डाउनलोड करके रखें और उसे देखते रहें। कहीं कोई चीज़ नहीं है तो वो रिटन जो है, हैंड रिटन नोट्स जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। आपको अभी हम और भी हमारे लेंस के डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि हमें कंप्लीट यूनिट तैयार करनी है ताकि कहीं और आपको नहीं जाना पड़े और बहुत ही अच्छी स्कोरिंग आप कर सके। आप निश्चित ही इसको तैयार करके जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे। बहुत आपका आत्मविश्वास बहुत ही अपर लेवल का होगा और आप पूरा पेपर करके आएँ, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी आपको लगातार मोटिवेट करने की। आपको लगातार आपका पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस यहाँ करवाया जाए इस चैनल के माध्यम से। इसके लिए आपको तो बस सिर्फ इतना ही करना है। आप सभी जानते हैं, अपने चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा साथी, क्योंकि इसका बेनिफिट उठा सके आपके, उनको आप इसको शेयर करना ना भूलें। ना सिर्फ शेयर करें बल्कि उनसे बताएं भी कि इस चैनल पे आप देखिए, पढ़िए, तो वो भी आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और बेल आइकन तो आप दबाए रखें और मिलते हैं नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत